आप सबों का मेरे YouTube चैनल अनिल एजुकेशन सपोर्ट में स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नया हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टीचर जो बहाली हो रही है इसके संबंध में, और इसमें जो है 6 to 8 गणित विज्ञान शिक्षक के लिए जो है ये जूलॉजी का एक टॉपिक्स लेके आए हैं, उत्सर्जन। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यदि आप जूलॉजी रखे हुए हैं, चूँकि ये पेपर नंबर 4 में जो है आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से जो है कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी, ये पांचों पेपर में। तो आप यदि रखे हैं जूलॉजी तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी जनरल साइंस के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आपको देखते के साथ याद हो जाएगा, और आपको एक्सप्लेन के साथ साथ इसके MCQ भी कराएंगे, यानी उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका ये 2023 में ये कब निकला है नोटिफिकेशन, 19/7 था, और ऐसे 8 से फॉर्म भराना था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये आगे डेट एक्सटेंड करके जो है ये सूचना के तौर पे बता रहे हैं 16 अगस्त से भरा जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं जूलॉजी का सिलेबस हम आपके सामने रख रहे हैं। ये पेपर 4 का सिलेबस है ये जो है। तो इसमें जो भी आप रख सकते हैं, आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करती है कि आप किस पर कमांड है। तो इसमें जो है वो टॉपिक्स हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको दिखा रहे हैं ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है स्तनधारियों, मैमल्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैमल्स यानी स्तनधारियों, सिर्फ मनुष्य का हमको नहीं पढ़ना है। पाचन, परिसंचरण और उत्सर्जन, जितने भी स्तनधारी जीव हैं सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो है थोड़ा जियोलॉजी और बॉटनी थोड़ा टफ होता है, इसका दायरा जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो इसमें हमको पढ़ना है, ये पाचन प्रक्रिया भी पढ़ना है, परिसंचरण भी पढ़ना है, उत्सर्जन भी पढ़ना है। तो सिर्फ हम अभी यहाँ देखेंगे उत्सर्जन, तो ये स्तनधारियों में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये सारे जूलॉजी का सिलेबस है। आप जाके इसका वेबसाइट में जो है jssc.in में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल पद है कितना, 26,001 पद है। यदि आप थोड़ा सा सीरियस रहेंगे तो आपके लिए जो है ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो चलिए, ये एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो है आप जो पटना में पढ़ाते हैं ये खान सर का नोट्स है, लेकिन ये जो है सिर्फ खान सर का नोट्स में जो है सिर्फ मानव बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए अदर बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ बहुत चीज़ ऐड किए हैं, आप मेरे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये उत्सर्जन तंत्र जो है इसके बारे हम लोग सिर्फ जानने का प्रयास करते हैं। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यदि शरीर से बाहर किसी न किसी रूप में निकलता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो मनुष्य का शरीर में जो है 5 तरह के उत्सर्जी अंग होते हैं। फेफड़ा भी उत्सर्जित करता है, आंत भी करता है, यकृत भी करता है, त्वचा भी करता है, और वृक्क भी करता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए TGT लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, इसलिए थोड़ा डीप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर भी ये खान सर वाला में जो है ये जनरल साइंस को ज़्यादा फोकस किया गया है। सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये फोकसेबल है ये। तो आपको इससे डीप पढ़ने के लिए थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक में जाना पड़ेगा आपको, चूँकि क्वेश्चन जो है जैसे से थोड़ा डीप पूछता है। जितने भी, जैसे पिछला बार जो है TGT जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, जूलॉजी बॉटनी का, तो उसमें जो है क्वेश्चन बहुत ही डीप पूछा गया था। तो देखते हैं, कह रहा है कि फेफड़ा में जो है CO2 तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो पहली बात, ये जो फेफड़ा से रिलेटेड कि ये जो क्या करता है, CO2 को उत्सर्जित करता है, और जो वाष्पशील पदार्थ होता है उसको अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ का यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये फेफड़ा जो है क्या करता है कि अमोनिया जो है
बहुत ही खतरनाक पदार्थ माना जाता है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में, और ये जो है बदल कर उसको उत्सर्जित करती है। त्वचा, पसीना, ये सीबम का उत्सर्जन करती है। आगे चल के जो है हम देखते हैं कि ये जो उत्सर्जी अंग वृक्क है, किडनी जिसको बोलते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों का आजकल जो है फेलियर हो रहा है नशापान करने की वजह से, तो यह प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है। और ये जो है दो होती है, किडनी जो है मनुष्य के शरीर में दो होती है, और इसका आकार जो होता है सेम के बीज के समान होता है। सेम का बीज आप देखे होंगे, तो उसी के आकार का होता है दोनों, और जो है एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी होता है। तो प्रत्येक वृक्क का जो भार होता है 140 ग्राम होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। तो देख सकते हैं ये जो है ब्लाडर, जहाँ जो है यूरिन आके स्टॉक रहती है, ये ब्लाडर निक है, और ये यूटर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कह रहा है कि वृक्क के बाहरी भाग में कार्टेट, जबकि आंतरिक भाग में मेडुला होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है वृक्क में, ये वृक्क का जो है बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। ये सारे वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक वृक्क में जो है कितना नसें होती है, तो 1,30,000, समझ सकते हैं, एक वृक्क में 1,30,000 नस होती है। उसके बाद जो है वृक्क की इकाई नेफ्रॉन, वृक्क का जो इकाई होता है उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी प्याले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में रक्त को छानता है और निस्पंदन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों को पुनः अवशोषण करना, यानी बोमेन संपुट का क्या काम है कि जो भी पदार्थ है उसको पुनः क्या करता है, अवशोषित करता है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस बनाए रखें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वृक्क में रक्त को छानता है। वृक्क क्या करता है कि जो किडनी होती है वो रक्त को छानने का काम करता है, और इसमें जो है कौन सी क्रिया होती है, अपोहन की क्रिया होती है। और अपोहन की क्रिया परासरण विधि से होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि वृक्क में जो है, किडनी में जो अपोहन की क्रिया होती है किस प्रोसेस से होता है, तो ये ओस्मोसिस यानी परासरण विधि से होता है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि मूत्र या यूरिन का निर्माण जो है वृक्क करता है। तो ये मूत्र जो है किसका कौन करता है, वृक्क करता है, जिसमें से जो है आपका 95% जल होता है। कितना होता है, 95% जो होता है जल होता है, और मात्र 2% ही यूरिया होता है। मूत्र का पीएच लगभग जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है, ठीक एक दूसरे का उल्टा। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। याद रखना है, मूत्र का जो पीला रंग है यूरोक्रोम के कारण होता है। और जबकि मल का पीला रंग क्या होता है, याद रखना है, बिलिरुबिन के कारण होता है। तो आगे पाचन में भी पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मल का पीला रंग बिलिरुबिन हो गया, और ये जो है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से होता है, और वृक्क जहरीले पदार्थों का प्रभाव को निष्क्रिय भी करता है। जैसे कभी कभी लोग भोजन खा लेते हैं, तो वृक्क क्या करता है कि उसका प्रभाव पूरे शरीर में कम से कम पड़े, यानी उसको निष्क्रिय करने का काम करता है। वृक्क में पाए जाने वाला पत्थरी जो है किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखते हैं। तो ये जो है स्पेशल उत्सर्जी अंगों से संबंधित एमसीक्यू होगा, और सारे जो है पूछे हुए, यानी विभिन्न तरह के एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है। तो इसमें जो है आप ये जो है कौन सा जो है पूर्ण उत्सर्जी अंग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क। उसके बाद जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यूरिया का जो है संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में। ये सब क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन, आप इसको अपने से भी बना सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आप कितना तैयारी आपका मजबूत है। कह रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो ये अमोनिया का जो है यूरिया में कहाँ परिवर्तन होता है, यकृत में ही होता है।
उसके बाद क्रेप हैंसलेट, देख सकते हैं ये सारे के एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल का है, आईएएस जो है, आरएस जो है, ये सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चल के हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि क्रेब हैंसलेट चक्र होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यकृत में यूरिया का संश्लेषण इसी चक्र के माध्यम से होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन 20 से उठाया गया है, तो देख सकते हैं। कह रहा है कि सामान्य उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्यंदन को किसको पूरा पुनराशोषण होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का। यानी उत्सर्जी नलिकाओं में जो बहते हुए निस्यंदन किसका पूरा पुनर्शोषण होता है? यानी ग्लूकोज का जो है पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडली नलियाँ जो है किस संरचना में भाग लेती है? तो ये समीपस्थ और दूरस्थ में जो है कुंडली नलियाँ नेफ्रॉन भाग लेती है। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी अंग, चूँकि देखिए ये सिलेबस में दिया है ये मैमल्स के बारे यानी स्तनधारियों के बारे में, तो आपको पूरे पढ़ना पड़ेगा, मनुष्य में ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ये तो खैर स्तनधारी तो नहीं है, लेकिन आपको रखना है नॉलेज में। कह रहा है कि इसका सही यूरिक एसिड, ये जो कीट जो है इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल, जो एनडीए में पूछा हुआ है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो बहाली होता है इसी एग्ज़ाम के नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से होता है। ये एग्ज़ाम 17.5 से 21 साल के बीच में होती है। आजकल तो अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो ये जो पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है क्या होता है? यूरिक एसिड, इससे पहले भी पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनर्शोषण मुख्यतः होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समीपस्थ कुंडली नलिकाओं में। किसमें होता है? समीपस्थ कुंडली नलिकाओं में। अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 425। तो इसमें कह रहा है कि हेलेन लूप में किसका पुनः अवशोषण होता है? तो इसमें जो है जल और NaCl का, यानी जो नमक होता है साधारण नमक, उसका पुनः अवशोषण होता है। फिर आगे है क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, देखिए CDS एग्ज़ाम में जो है पूछा हुआ है, जो जितने भी ऑफिसर रैंक के बहाली होता है ये आपका सेना में, तो वो CDS से बहाली होता है। 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप आगे देख सकते हैं। कह रहा है कि मनुष्य का यकृत छीन हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसका मात्रा बढ़ने की संभावना होती है? तो इसका जो है किसकी मात्रा? तो ये जो है अमोनिया, यानी यकृत छीन, यानी यकृत में किसी तरह का कोई क्षतिग्रस्त होता है तो अमोनिया का मात्रा, चूँकि अमोनिया किस में बदलता है? यूरिया में। तो बदलने वाला ही जब खराब हो जाएगा तो उसकी मात्रा ऑब्वियसली है बढ़ेगा आगे। उसके बाद कह रहा है कि नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थों का बहिष्कार होता है। तो बहिष्कार होता है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन में। ठीक है, ये नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थ जो उत्सर्जन के माध्यम से ही हमारे शरीर में बहिष्कृत होता है या बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया में किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? यूरिया जो है किसके विघटन उत्पाद से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल का। उसके बाद आगे है, यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, अमोनिया भी दिया हुआ है तो उसको नहीं, तो आपको याद रखना है अमीनो अम्ल जो है। आगे है क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव में ब्रिक में निस्यंदन दाब कितना होता है? जो प्रेशर होता है वो ब्रिक में वो कितना होता है? तो याद रखना है कितना होता है, ये 10 से लेकर 15 mmHg। ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट होता है mmHg। उसके बाद है मूत्र की मात्रा नियंत्रक है। मूत्र की जो मात्रा है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखना है आपको, इसको नियंत्रित करने वाला क्या कौन है? तो ये देखिए कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे स्पेशल क्लास में जो है आपका 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि तो इसका ये आंसर क्या होगा? सही आंसर ये जो है आपका
ADH एवं एस्टोरिन ये दोनों जो है हार्मोन नियंत्रित करता है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन, कह रहा है कि डाययूरेसिस में क्या होता है। डाययूरेसिस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि याद रखना है कि मूत्र की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है। देखिए कहाँ पर पूछा हुआ है, RAS में 2003 में पूछा हुआ है। तो इसी तरह का आपको डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए जो है थ्योरी के साथ साथ जो है थोड़ा डीप भी जाने का प्रयास करें ताकि आपका क्वेश्चन न छूटे। तो इस तरह से हम जिक्र किए उत्सर्जन तंत्र के बारे, मनुष्य और ये मैमल्स के बारे भी कुछ क्वेश्चन को जिक्र किए। तो आप यदि वीडियो में नए हैं तो पुनः बोलेंगे कि ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो है जियोलॉजी का जो ये पेपर है मजबूत होगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में भी है और यदि कुछ छूटा हुआ है तो उसको हम समय समय में डालते रहेंगे। आपका तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगा। और यदि जनरल साइंस का भी परीक्षा आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी JSSC जितने भी परीक्षाएं लेती है जनरल साइंस की परीक्षा लेती ही है, तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी JSSC द्वारा आयोजित जितने भी तरह का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और आगे किस टॉपिक्स का वीडियो मिलेगा तो आगे बता दें। ये जो है उत्सर्जन तंत्र के बाद जो है इसी में जो है एक नर्वस सिस्टम आता है और पाचन, ये दोनों का एक साथ कंबाइंड वीडियो दिया जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।